Good morning, students. Today we are going to start with our new subject, which is also included in plus 2 science as well as in plus 2 arts in RBSc. RBSc में plus 2 आर्ट और साइंस, कला और विज्ञान संकाय दोनों में जुड़ा हुआ ये विषय है कंप्यूटर. इसका ऑफिशियल नेम है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकंड, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग द्वितीय. तो इसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं. इसका ऑफिशियल नेम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकंड. इसको हिंदी में बोला जाता है सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग सेकंड. तो ये विषय आपकी बोर्ड की क्लास में है, प्लस 2 क्लास में है. तो इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कितने नंबर का होता है, इसमें कौन से यूनिट्स होते हैं, किस किस लेवल पे इनको मार्क्स को डिवाइड किया होता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेटेज ऑफ एवरी यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट. सो दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स. इस सब्जेक्ट के अंदर 3 यूनिट्स हैं, 3 ब्रॉड यूनिट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है. यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड. बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट्स आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेटेज एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये टोटल इस सब्जेक्ट का वेटेज है 100 नंबर. 100 नंबर में से इन 100 नंबर को 2 भागों में बांटा जाता है. एक आपका होता है प्रैक्टिकल पोर्शन, दूसरा आपका होता है थ्योरेटिकल पोर्शन. तो जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है वो आपका होता है 30 नंबर का, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो होता है 70 नंबर का. अब जो बच्चे जानते हैं बोर्ड के पेपर, जिन्होंने देखे हुए हैं, उनको पता चलेगा कि 56 मार्क्स का हमारा बोर्ड का पेपर आता है. तो मैं बोल रहा हूँ 70, ये कैसे? तो इसमें भी एक डिवीज़न है, इसमें भी एक फ़र्क है. फ़र्क क्या है? इस 70 को 2 हिस्सों में बांटा गया है. एक है 56, एक है 14. 56 and 14 are 2 divisions of these 70 marks. ये जो है 56, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसको हालांकि रेड मार्क नहीं करना चाहिए. स्टिल आई विल बी मार्किंग दिस इज रेड बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन. बिकॉज इस 56 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर आना है, बोर्ड का एग्जाम आना है. बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन इसमें बच गया, दैट इज 14 मार्क्स. 14 मार्क्स आपके असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, जो आपको आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट एंड हाफ ईयरली के बेसिस पे मिलते हैं. प्लस इसके अंदर आपकी अटेंडेंस भी मैटर करती है. तो आपकी अटेंडेंस, आपका डिसिप्लिन, आपके असेसमेंट मार्क्स, जो इंटरनल एग्जाम होते हैं आपके पूरे साल के अंदर स्कूल के अंदर ऑफिशियल, उनके बेसिस पे आपके 14 नंबर जाते हैं, स्कूल में से जाते हैं. रही बात इन 30 मार्क्स की, रिमेनिंग दीज 30 मार्क्स, इसमें क्या होता है? इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है, और इनको भी आगे फर्दर बांटा गया है. इनकी डिटेल मैं आपको लेटर ऑन किसी अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल्स शुरू नहीं कर रहे हैं, हम एक बार थ्योरी की शुरू कर रहे हैं. तो ये 30 भी डिवाइडेड होते हैं फर्दर. कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए होते हैं, कुछ मार्क्स कुछ वाइवा के होते हैं, कुछ आपकी फाइल प्रिपेयर करने के होते हैं, रिकॉर्ड प्रिपेयर करने के होते हैं. तो बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा, वैसे तो हमारा फोकस इन 100 मार्क्स पे ही रहने वाला है. So in every lecture when I start, I used to write this computer 100. This is our target. हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य ये है कि हमने 100 में से 100 स्कोर करना है और कंप्यूटर विषय में करना है. हालांकि कंप्यूटर का ऑफिशियल नेम, बुक का नेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकंड है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग सेकंड है. लेकिन मैं भी आज से कंप्यूटर नाम से ही इसको बुलाऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट फेमस नेम है. सो इसमें 100 मार्क्स हमने स्कोर करना है, जिसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है 56 मार्क्स ऑफ
थ्योरी जो आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है। अब ये 56 मार्क्स कैसे डिवाइडेड किए गए हैं इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मेरे को ये रब करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। सो ये 56 मार्क्स डिवाइड किए गए हैं 3 यूनिट्स में, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट इज डिपेंडेंट नहीं कह सकते, यूनिट फर्स्ट हैज सी एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, या हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स थ्रू सी भाषा के द्वारा डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसमें हम सी भाषा से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, जो कि हम +1 में भी पढ़ चुके हैं। +1 में हमने सी पढ़ा हुआ है, सी वाला चैप्टर था, सी वाला चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड था। तो उससे रिलेटेड चीजें हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। सेकंड यूनिट क्या है, सेकंड यूनिट का नाम है, नाम तो नहीं कह सकते, सेकंड यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो ऑफिशियली किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, वो सारे आते हैं C++ की रेंज में। वो सारे हम C++ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ते हैं सेकंड यूनिट के अंदर। अब थर्ड यूनिट आ गई, थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आप पिछले साल पढ़ चुके हो। उसके साथ ही SQL एंड PL/SQL, तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं थर्ड यूनिट में। अब बात करते हैं इनकी वेटेज की। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेटेज ऑफ दीज 3 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट, इसका वेटेज काफी है, काफी ज्यादा है कह सकते हैं। सेकेंड यूनिट, इसका वेटेज कंपैरेटिवली कम है। थर्ड यूनिट का द रेशियो ऑफ मार्क्स एंड चैप्टर्स इज वेरी हाई, तो सबसे ज्यादा कम चैप्टर पढ़ के ज्यादा स्कोर करने वाली यूनिट है यूनिट थर्ड। मार्क्स कितने कितने हैं, फर्स्ट यूनिट हमारी है 20 मार्क्स की, 20 नंबर की। सेकंड यूनिट हमारी है 16 मार्क्स की या 16 नंबर की। थर्ड यूनिट हमारी है अगेन 20 मार्क्स की या 20 नंबर की। अब इनका करते हैं टोटल हम, 20 + 20 + 16, सो दिस इज 56। तो बोर्ड पैटर्न में आने वाला 56 नंबर का पेपर इस तरह से 3 यूनिट्स में डिवाइडेड मिलेगा आपको। अब बात करते हैं एवरी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं या कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट। इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर का परिचय, ये पहला चैप्टर है हमारा। और ये हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द बेस ऑफ यूनिट फर्स्ट, यह है पहली यूनिट की बुनियाद है, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इस चैप्टर्स के अंदर से हमेशा 1 या 2 नंबर के प्रश्न ही पूछे गए हैं बोर्ड में, इससे ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं पूछा गया है। इस चैप्टर का साइज देखोगे आप अपने बुक में तो 2 से 3 पेजेस का है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन ये बुनियाद है अगले चैप्टर्स की, तो ये तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि और कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर हैं। दूसरा चैप्टर है एरेज। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा का प्रकार है, और एक ही तरह के डेटा को जब कलेक्ट कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इज नोन एज एरे। इसकी डिटेल डेफिनेशंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है सॉर्टिंग। किसी भी डेटा को हम स्टोर कर देते हैं, लेकिन उसको अगर हम व्यवस्थित करें, अगर हम उसको एक सीक्वेंस में सेट करें, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, if we organize a specific data in either increasing order or decreasing order, that is known as sorting. इस टेक्निक को कहा जाता है sorting। फोर्थ जो चैप्टर है वो है स्टैक एंड क्यू। तो ये भी 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, स्टैक एंड क्यू। ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स
थ्रू सी का ही पार्ट है, फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, और इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फिफ्थ है लिंक्ड लिस्ट। ये हमारा 5वां पार्ट है लिंक्ड लिस्ट। ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो हम इसमें अलग अलग तरह की डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। पहले हम डेटा स्ट्रक्चर का परिचय पढ़ेंगे, फिर हम एरेज पढ़ेंगे, फिर हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे, फिर स्टैक एंड क्यू पढ़ेंगे, फिर लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। अब इसमें से जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस में से आते हैं वो मैं आपको मार्क करके बता देता हूं। बड़ा क्वेश्चन जो पड़ता है वो एरेज में से आता ही आता है 4 मार्क्स का, सॉर्टिंग में से आता ही आता है 4 मार्क्स का, स्टैक एंड क्यू में से 2, 1, 2 और 3 ये आते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कम आता है, मतलब इसमें से इकट्ठा 4 मार्क्स का कम आता है, आ सकता है लेकिन कम आता है। लिंक लिस्ट में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। लिंक लिस्ट में से वही 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पढ़ते हैं हमेशा। तो ये वेटेज के हिसाब से इसमें ये 2 चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं, पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, बट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस, तो ये 2 चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट के अंदर जैसे इसके अंदर 5 पार्ट हैं, 5 लेसन्स हैं। सेकंड यूनिट के अंदर 7 लेसन्स हैं। तो वो 7 लेसन कौन कौन से हैं? वो C++ से रिलेटेड है सारे लेसन्स, और वो कौन कौन से उनकी डिटेल अपने अभी डिस्कस करते हैं। इस यहाँ 5 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। 5वें के बाद 6th चैप्टर आना है हमारा। तो 6th चैप्टर है बिगिनिंग विद C++। हिंदी में बात करें तो C++ के साथ शुरुआत। इसमें हम C++ का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक जानकारियां पढ़ेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आता है ऑपरेटर से रिलेटेड। ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हम इसमें 3 चीजें पढ़ते हैं। ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं C++ में, एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं C++ में, एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती हैं। ये चीजें आप वैसे पढ़ चुके हो सी में। कौन कौन से लूप्स होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स को बोला जाता है, कौन कौन सी आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये हो गया 7th चैप्टर। अब बात करते हैं 8th चैप्टर की। 8th चैप्टर है फंक्शंस इन C++। ये हम ऑलरेडी सी में पढ़ चुके हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस इन C++। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू डू स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है? एक प्रोग्राम का टुकड़ा होता है जो किसी खास काम को करने के लिए लिखा जाता है। तो फंक्शंस हम C++ में भी पढ़ेंगे, कौन कौन से फंक्शंस C++ में हैं। इसके बाद में जो 9th चैप्टर है दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं अपने +1 के सिलेबस की। +1 के सिलेबस में आपका एक चैप्टर था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP, दैट इज योर 4th चैप्टर। तो उस चैप्टर पे बेस्ड है ये वाला चैप्टर। इसमें क्लास की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इन चीजों की डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर इज 10th चैप्टर। 10th चैप्टर है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का तरीका, इनिशियलाइज करने वाला फंक्शन। द फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? उस मेमोरी को खाली कराने वाला, उस मेमोरी को फ्री कराने वाला फंक्शन जो मेमोरी किसी ऑब्जेक्ट को दी गई है कंस्ट्रक्टर के द्वारा। द मेमोरी विच इज गिवन और प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्टर, if we want to release that memory we have to use destructors। तो
तो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे हम। इसके बाद में जो 11th चैप्टर है दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आप लोग वाकिफ हो एक चीज से, फंक्शंस के बारे में आपको पता है, फंक्शंस ओवरलोडिंग के बारे में आपको पता है, हमने पिछले साल पढ़ा था। तो ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग काइंड ऑफ सिमिलर चीज है, ऑपरेटर्स के भी फंक्शंस बने होते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग थोड़ी सी डिटेल्ड चीज है, सो आई विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग दिस राइट अवे। हम इसको डिस्कस करेंगे विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा आप इन चीजों से फैमिलियर होते जाओगे, वैसे वैसे इन चीजों पे हम डिस्कशन करते जाएंगे। अब इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है 12th चैप्टर दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आप पिछले साल भी पढ़ चुके हो। इनहेरिटेंस आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बहुत जरूरी हिस्सा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, एक बहुत अच्छा फीचर है। तो इनहेरिटेंस में भी हम एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास के फीचर्स में यूज करना सीखते हैं। तो इसकी डिटेल्स भी मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में बताऊंगा। अब ये यूनिट जो है इसके अंदर हमने टोटल ये वाले 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं और ये 7 के 7 चैप्टर 16 नंबर के हैं, 16 मार्क्स के हैं। इसमें कोई ज्यादा बड़े वेटेज वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन स्टिल इसमें से इनहेरिटेंस का एंड आई गेस इसमें से कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में से, इसमें से बड़े क्वेश्चंस पड़े हैं। लास्ट ईयर भी आए थे, बिफोर लास्ट ईयर भी आए थे। तो ये 2 चैप्टर्स वेटेज के हिसाब से हम ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये जो चैप्टर है दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें से हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस ही आते हैं। बाकी इसकी डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे। मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 3 सालों के पेपरों में किस किस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको पहले आपके सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए। तो बेटर है कि हम पहले सिलेबस को कुछ ना कुछ डिस्कस करना शुरू करते हैं, सब यूनिट्स की डिटेल्ड स्टडी करते हैं। देन आई विल बी कमिंग विद द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर पेपर्स, लास्ट 3 ईयर आरबीएससी एग्जाम्स। सो अभी अपने बात करेंगे 3rd यूनिट के बारे में। 3rd यूनिट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डीबीएमएस पे बेस्ड है। तो 3rd यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है डीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स। हिंदी में बोले तो डीबीएमएस की अवधारणाएं। तो ये हमारा हो गया 13th चैप्टर, 13वां चैप्टर डीबीएमएस की अवधारणाएं या डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स। तो ये हम पढ़ेंगे इस 3rd यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के रूप में। अब आता है इस यूनिट का 2nd चैप्टर दैट इज एसक्यूएल। ये भी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो एसक्यूएल, या इसमें हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस के साथ एसोसिएटेड है एसक्यूएल, तो एसक्यूएल पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब है हमारा लास्ट चैप्टर दैट इज 15th चैप्टर, उसका नाम है पीएल एसक्यूएल। तो पीएल एसक्यूएल हमारे सिलेबस का भी और इस यूनिट का भी लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने 5 चैप्टर पढ़ने हैं, देन वी विल बी एबल टू सिक्योर 20 मार्क्स। एंड एट द सेम टाइम इन 3rd यूनिट वी हैव टू स्टडी ओनली 3 चैप्टर्स एंड वी विल बी एबल टू सिक्योर 20 मार्क्स। ये 3 चैप्टर 20 नंबर के हैं, ये 5 चैप्टर 20 नंबर के हैं, ये 7 चैप्टर 16 नंबर के हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ मार्क्स पर चैप्टर 3rd यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3rd यूनिट के सारे ही चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि इन सभी में से बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। सभी में से बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के। सारे क्वेश्चंस इन तीनों यूनिट्स में से, तीनों चैप्टर्स में से पढ़ते हैं। तो ये हमारे सिलेबस की एक डिटेल्ड एनालिसिस होगी। अब मैं कुछ टाइम दूंगा आपको ताकि आप या तो नोट कर लो या फिर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, इसके बाद में अपने फर्दर डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दिया है। आपका पहले परिचय होना जरूरी है। सबसे पहले हम किसी से जब पहली बार मिलते हैं तो हम उससे बातचीत करते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या सिस्टम है, सब बेसिक जानकारियां लेते हैं। तो आज हमारा परिचय है, आज हमारा इंट्रोडक्शन है हमारी बुक के साथ।
इससे हमने पूछ लिया कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरे अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किसका ज़्यादा, जिसको ज़्यादा तवज्जो देनी है उसका पूछ लिया, जिसको कम तवज्जो देनी है उसका पूछ लिया। क्योंकि होता है ना, हमारे पास गेस्ट आते हैं तो कोई फूफा होता है, वो नाराज होने वाला होता है तो उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपने। तो इसमें जो फूफा है हमारे, वो ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं। दिस इज एरेज एंड सॉर्टिंग, ये ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। एंड इसमें इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ये ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। एंड थर्ड यूनिट के तीनों चैप्टर्स ही ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। तो इन सभी को हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसको मैं अभी रब कर देता हूं, हटा देता हूं। मैंने आपको टाइम दे दिया इसको नोट करने का, स्क्रीनशॉट लेने का। इसके बाद में अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। तो आप सोचो, जितने टाइम में मैं इसको रब कर रहा हूं, क्या हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा के बारे में बड़ी बातें सुनते रहते हो आप, हर किसी का डेटा होता है। कंपनी का डेटा लीक हो गया, हमने इस प्लेयर्स का डेटा देखा, हमने बच्चों का डेटा देखा, एनालिसिस किया। तो डेटा होता क्या है असल में, और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता होगा, स्ट्रक्चर का क्या मतलब रहा होगा। तो हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज इंट्रो या इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूं, डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि डेटा को हिंदी में डाटा बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होना कि मैं डेटा डेटा बोल रहा हूं बार बार। तो डाटा और डेटा एक ही चीज है। हिंदी में डाटा बोल देते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउंस करते टाइम हम डेटा बोल देते हैं। हिंदी की बुक में भी आपको कई जगह पे डेटा लिखा हुआ मिलेगा। इसको या तो डाटा लिखा जा सकता है या डेटा लिखा जा सकता है। तो आपको हिंदी की बुक में कहीं ना कहीं दोनों ही लिखे हुए मिलेंगे। हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। बिफोर स्टार्टिंग विद डेटा स्ट्रक्चर होल, वी विल बी स्टार्टिंग विद डेटा इटसेल्फ। हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले डाटा की बात करते हैं। डाटा क्या होता है। तो डाटा की एक बहुत ही सिंपल सी और शायद फिट होने वाली, टेक्निकली फिट होने वाली एक परिभाषा आपको बता देता हूं। डाटा होता है किसी भी चीज के बारे में तथ्यों का संग्रह। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज के बारे में तथ्यों का संग्रह है, जिसको हम किसी ना किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर संरक्षित करके रखते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये वीडियो फॉर्मेट के अंदर तथ्यों का संग्रह हो रहा है। जैसे आपकी बुक है, वो क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर तथ्यों का संग्रह। जैसे आपके फोन की गैलरी, वो क्या है, इमेजेस फॉर्मेट के अंदर तथ्यों का संग्रह। जैसे हमारी कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो क्या होता है, ऑडियो फॉर्मेट के अंदर तथ्यों का संग्रह। तो तथ्यों का संग्रह अलग अलग फॉर्म में किया जा सकता है। डेटा होता क्या है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का संग्रह, जो क्या होता है, विच इज स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, जिसको किसी ना किसी खास फॉर्मेट के अंदर संरक्षित करके रखा गया हो। तो इसकी डेफिनेशन अपने लिख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का संग्रह। मान लो हम सचिन के बारे में बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर बहुत जाने माने प्लेयर हैं, तो उनके बारे में जो डाटा रिकॉर्ड करके रखा गया है, उनकी कितनी सेंचुरीज हैं, उन्होंने किस मैच में क्या स्कोर किया था, तो वो क्या है, सारा वो सारा डाटा है। तो किसी के बारे में भी तथ्यों का संग्रह अगर हम रखते हैं किसी ना किसी फॉर्मेट के अंदर, दैट इज नोन एज डेटा। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। और फॉर्मेट कौन कौन से हो सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है। ये सारे फॉर्मेट्स के अंदर हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब जब बात आती है डेटा की, तो डेटा के साथ जुड़ी हुई इसकी एक बहन है, उसका नाम है इंफॉर्मेशन। अगर डाटा तथ्यों का संग्रह है तो जानकारी किसे कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा, डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में फर्क क्या होता है। तो ये भी मैं आपको एक ब्रॉड सी भाषा में बता देता हूं कि होता क्या है डाटा और इंफॉर्मेशन। डाटा होता है हमारा तथ्यों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अब हम जाते हैं एक बुक शॉप पे या एक लाइब्रेरी में, वहां आप देखोगे चारों तरफ तथ्यों का संग्रह है, चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं, चारों तरफ जानकारी ही जानकारी है। जानकारी नहीं कहूंगा, डाटा ही डाटा है। क्योंकि डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल। जो डाटा मेरे काम का है दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर मी। अगर मैं 12वीं क्लास की कंप्यूटर की किताब लेने गया हूं किसी दुकान पे, किसी शॉप पे, अगर मैंने कंप्यूटर साइंस की बुक लेनी है और मेरे को वहां पे बहुत सारी हजारों किताबें दिख रही हैं, तो ऑल द बुक्स आर डेटा फॉर मी, बट द कंप्यूटर साइंस प्लस 2 बुक इज इंफॉर्मेशन फॉर मी। मेरे लिए जानकारी क्या है? +2 की किताब। बाकी सब कुछ क्या है? डाटा। डाटा तथ्यों का संग्रह होता है, लेकिन वो मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं होता। तो इसमें एक ही फर्क है, बड़ा फर्क है, जो कि डेटा इज मीनिंगलेस कह सकते हैं। मीनिंगलेस कहना थोड़ा इसकी निरादर हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है, तो हम क्या कह सकते हैं? नॉट मीनिंगफुल। डेटा इज नॉट मीनिंगफुल फॉर मी। डेटा क्या है? ऐसा तथ्यों का संग्रह जो मेरे लिए काम का नहीं है। और इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डेटा। ऐसा डाटा जो मेरे काम का है, यूजफुल है, एंड जो मेरे लिए मीनिंगफुल है, जिसका मेरे लिए कोई मतलब निकलता है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिक एक टॉपिक आ गया था इस नाम के साथ, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। डेटा एंड इंफॉर्मेशन में अभी मेरे ख्याल से आपको ये फर्क समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको इस पर डिटेल स्टडी चाहिए होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको इसका एक अलग लेक्चर देके पूरी जानकारी दे सकता हूं। तो अभी अगर डेटा है, तथ्यों का संग्रह है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर डाटा तथ्यों का संग्रह है तो डाटा स्ट्रक्चर किसे कहा जाएगा? डाटा है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारी जानकारी को, बहुत सारे तथ्यों को हमने इकट्ठा रख दिया। डाटा स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम हिंदी भाषा पे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और यही हमारे कष्टों का निवारण करने वाली है, यही हमें बताने वाली है कि असल में इसका मतलब क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो अगर हम इसको हिंदी में तोड़ें तो इसका मतलब क्या होगा? तथ्यों की संरचना। संरचना का मतलब क्या होता है? हम ब्रॉडली देखें तो संरचना का मतलब है कि व्यवस्था या डिजाइन, किस तरह से संग्रहित किया गया है, किस तरह से स्टोर किया गया है। तो संरचना अगर हम देखें, हमने मान लो कहीं कोई चीजें सजा के रखनी है, जैसे बच्चे होते हैं वो अपने बैग में अपनी किताबों को जचा के रखते हैं, सजा के रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं। तो वो जो रखने का तरीका है दैट इज नोन एज संरचना और स्ट्रक्चर। किस स्ट्रक्चर के अंदर हम हमारे तथ्यों को संग्रहित कर रहे हैं, किस फॉर्म के अंदर हम हमारे तथ्यों को संग्रहित कर रहे हैं, उसको बोला जाता है डाटा स्ट्रक्चर। और ये फॉर्म के आधार पे, तरीकों के आधार पे अलग अलग भागों में बांटी गई है। इसी पे हमारी फर्स्ट यूनिट डिपेंडेंट है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तथ्यों के संग्रह की संरचना, दी स्ट्रक्चर ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। हमारे पास कुछ जानकारी है तो उसकी जो संरचना बनेगी, उसको जो स्टोर करने का तरीका बनेगा, दैट इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल दिया गया है आपकी बुक में, वही एग्जांपल उठा लेता हूं। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कितनी कितनी उम्र है उसमें हमारे खिलाड़ियों की, क्रिकेट के खिलाड़ियों की उम्र के बारे में कुछ जानकारी लिखी गई है। तो हो सकता है मैं कुछ गलत भी लिख दूं, तो कोई नाराज मत हो जाना कि भाई साहब धोनी की एज आपने 40 कैसे बोल दी, वो तो 37 साल का है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो डेटा को हम स्टोर कैसे करते हैं? यहां पे लिखा आ गया नेम, यहां पे लिखा आ गया एज। नेम और एज। फर्स्ट नेम है सचिन,
उसकी एज है लेट्स से 45, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एजेस बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू जस्ट पुट अ रैंडम नंबर। उसके बाद में आ गया धोनी और इसकी एज है लेट्स से 37। फिर आ गया लेट्स से रैना और उसकी एज है लेट्स से 35। तो ये क्या है, ये डाटा स्ट्रक्चर बन गई। कैसे बन गई? क्योंकि हमने इसमें डाटा को संरक्षित किया हुआ है। अब इसमें एक और नई कहानी आती है जब भी हम बात करते हैं डाटा की, तो उसके अंदर आते हैं डाटा टाइप्स। डेटा के साथ रेलेवेंस किसका रहता है? डेटा टाइप्स का। एंड सेकंड इज डेटा स्ट्रक्चर। अब डाटा के प्रकार क्या होते हैं? अलग अलग तरह का डाटा। जैसे सचिन क्या है? सचिन एक स्ट्रिंग प्रकार का डाटा है। अब आप ऊपर देखोगे तो मैंने कंप्यूटर लिखा हुआ है और इस पे अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने डबल कोट्स लगाए हुए हैं। तो आप ये +1 में पढ़ के आए हो, जब भी हम किसी स्ट्रिंग को संरक्षित करते हैं तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जब भी हम किसी कैरेक्टर को संरक्षित करते हैं उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। इसी कारण ये मैंने डबल कोट्स लगाया था। तो आप यहां पे देखो सचिन, सचिन एक स्ट्रिंग प्रकार का डाटा है। और 45 एक नंबर है, नंबर में भी स्पेसिफिकली इंटीजर प्रकार का डाटा है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रिंग और इंटीजर क्या होता है। अगर स्टिल आपको ये ना पता हो तो आप इस कमेंट में, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका इसका अलग से एक लेक्चर ले सकता हूं कि डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ये हम सी में पढ़ चुके हैं, C++ में हम दोबारा भी पढ़ने वाले हैं। तो ये अलग अलग प्रकार का डाटा हो गया, अलग अलग टाइप का डाटा हो गया। जब उनको हम संरक्षित करते हैं दैट इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग तरीकों से डाटा को संरक्षित किया जाता है। अलग अलग तरीकों के अलग अलग नाम रख दिए गए। जैसे कि एरेज हो गए। एरे क्या है? एक ही प्रकार के एक से अधिक फंडामेंटल डाटा टाइप को लगातार स्थानों पर स्टोर करने का तरीका। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी गई है, समरूप तत्वों को आयोजित करने का तरीका, वो भी सही है। लेकिन ये एक सिंपल भाषा है कि एक ही प्रकार के डाटा को स्टोर करने का तरीका। ऐसे ही हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इज नोन एज एरेज विच आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। लगातार स्थानों पर संरक्षित किया गया डाटा। तो ये एरेज के बारे में बता दिया मैंने। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो डेटाज होते हैं, अलग अलग प्रकार से हम जब डाटा को संरक्षित करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उनके अलग अलग हम नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं हम इस डेटा स्ट्रक्चर की ऑफिशियल डेफिनेशन के बारे में। इसकी परिभाषा क्या होगी? हम समझ तो गए कि होता क्या है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा आपकी बुक में जो दी गई है, द डेफिनेशन विच इज गिवन इन RBSE बुक्स, दैट इज द आई कैन से मोस्ट परफेक्ट या बहुत सही फिट होने वाली परिभाषा है। तो उसको अपने डिस्कस करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है, डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। आपकी बुक में वर्ड टू वर्ड कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि डाटा स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, संरक्षित और व्यवस्थित करने का तरीका है। इसके बाद में एक और लाइन लिखी हुई है, उस पर अपने बाद में आते हैं। यही चीज मैं आपको अंग्रेजी में बताता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा। डाटा को संरक्षित और व्यवस्थित करने का तरीका डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद में इसके साथ ही जुड़ी हुई लाइन है, इन सच अ वे, ताकि हम क्या कर सकें, बहुत ही आसानी से डाटा पर ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकें, सो दैट वी कैन अप्लाई दी ऑपरेशंस ऑन दैट डेटा इजीली। हम डाटा को इस तरह से स्टोर और संरक्षित कर रहे हैं, इस तरह से स्टोर और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि
उस पे जो भी ऑपरेशंस हमने फर्दर करने हैं वो बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। एक बार और मैं हिंदी और अंग्रेजी में इसकी परिभाषा बोल देता हूं। डाटा स्ट्रक्चर डाटा को संरक्षित और व्यवस्थित करने का तरीका है ताकि हम डाटा पर किए जाने वाले ऑपरेशंस या क्रियाकलापों को आसानी से कर सकें। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन सच अ वे दैट वी कैन अप्लाई द ऑपरेशंस ऑन दैट डेटा इजीली। अब इसमें एक नया फूफा आ गया, उसका नाम क्या है? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? किसी डेटा स्ट्रक्चर पर अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, किसी डेटा स्ट्रक्चर्स पर हम ऑपरेशंस क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी है इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन स्टिल मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं। डाटा क्या है? हम किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। ऑपरेशंस उस पर क्या अप्लाई हो सकते हैं? मान लीजिए हमने एक क्लास के अंदर बेंच रखे हुए हैं, 10 बेंच रखे हुए हैं। जैसे अब मैं क्लासरूम में खड़ा हूं तो मैं ये बेस्ट एग्जांपल ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, एक रो के अंदर 5 बेंच लगा दिए। उसमें 5 बेंच में मेरे से क्या हुआ, 4 बेंच तो 2-2 सीटिंग्स वाले लग गए और एक बेंच मेरे से गलती से 3 सीटिंग वाला लग गया। तो अब इस पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ सकता है? डेटा क्या है? बेंचेस, और उनको स्टोर करने का तरीका क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। बेंच को रखने का तरीका हो गया डाटा स्ट्रक्चर। अब मेरे से एक बेंच गलती से गलत लग गया, अब उस बेंच को हटाना, दैट इज नोन एज ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग और डिलीटिंग। रिमूव ये एक ऑपरेशन होता है, ऐड भी ऑपरेशन होता है। जैसे हम किसी डाटा को हटा सकते हैं वैसे हम नए डाटा को जोड़ सकते हैं, वो क्या हो गए? ऑपरेशंस। ऐसे ही सोर्ट, एक चैप्टर हमने पढ़ा है सोर्ट। सोर्ट का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना या बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करना। आइदर वी ऑर्गेनाइज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और ऑर्गेनाइज द डेटा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसको क्या बोला जाता है? सोर्टिंग। इसके अलावा क्या हो सकता है? सर्च, किसी डाटा को ढूंढना कि फला फाइल कहां पे रखी हुई है, ये वाला बच्चा किस बेंच पे बैठा है। तो इस तरह की सर्च क्या होती है, किसी चीज को ढूंढना या खोजना क्या होता है, वो भी एक ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर का। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है? डाटा को ऑर्गेनाइज करने का, स्टोर करने का एक ऐसा तरीका ताकि उस पे ये सारे ऑपरेशंस बहुत ही आसानी से कर दिए जाएं। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारी डिक्शनरी या टेलीफोन डायरेक्टरी। आप सोचो, डिक्शनरी के अंदर लाखों वर्ड्स लिखे हुए हैं, डायरेक्टरी के अंदर लाखों फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर वो किसी तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं तो हम उनको आसानी से ढूंढ सकते हैं, हम उनको आसानी से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सोर्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी तरीके से ना रखे जाएं, ये ना हो कि ए वाले सारे एक जगह पे हैं, बी वाले सारे एक जगह पे हैं, कोई तरीका ही ना हो, तो क्या आप लाखों एंट्रीज में से एक एंट्री ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर का काम क्या है? किसी डाटा को इतना तरीके से रखना कि हम उसको बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएं, रीयूज कर पाएं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ने वाले थे।